हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपना चैनल त्रिशा क्लासेज में स्वागत है। आज हम प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ेंगे। ठीक है, प्राचीन भारत के ऐतिहासिक स्रोत के बारे में किसी व्यक्ति, समाज अथवा ठीक है किसी व्यक्ति, समाज अथवा देश से संबंधित महत्वपूर्ण, विशिष्ट व सार्वजनिक क्षेत्र की घटनाओं, तथ्यों आदि का कालक्रमिक विवरण इतिहास कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। इतिहास कहलाता है। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? तो इतिहास के पिता हेरोडोटस को कहते हैं। ठीक है, इतिहास का पिता किसे कहते हैं? तो हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहते हैं। प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित प्रथम वास्तविक पुस्तक किसे माना जाता है? तो राजतरणी को। ठीक है, प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित प्रथम वास्तविक पुस्तक किन्हें माना जाता है? तो राजतरणी को माना जाता है। ठीक है, किसको माना जाता है? तो राजतरणी को माना जाता। उत्तीर्ण चिन्ह वाले, ठीक है, उत्तीर्ण चिन्ह वाले प्राचीनतम सिक्के क्या कहलाते हैं? तो आहत सिक्के कहलाते हैं। उत्कीर्ण चिन्ह वाले प्राचीनतम सिक्के क्या कहलाते हैं? तो आहत सिक्के कहलाते हैं। सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। सिक्कों के अध्ययन को मुद्राशास्त्र कहा जाता है। भारत में प्रागैतिहासिक खोज प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो डॉक्टर प्राइमरोज को दिया जाता है। भारत में प्रागैतिहासिक खोज प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो डॉक्टर प्राइमरोज को दिया जाता है। ठीक है, किसे देता है? डॉक्टर प्राइमरोज को दिया जाता है। भारतीय प्रागैतिहासिक अध्ययन से संबंधित प्री हिस्ट्री इंडिया किसकी कृति है? तो स्टुअर्ट पिगॉट की है। स्टुअर्ट पिगॉट की है। भारतीय प्रागैतिहासिक अध्ययन से संबंधित प्री हिस्टोरिका इंडिया किसकी कृति है? तो स्टुअर्ट पिगॉट की है। चीनी यात्री ने अपने यात्रा वृत्तांतों में भारत के लिए किस शब्द का प्रयोग किया? तो इंतु शब्द का प्रयोग किया था। चीनी यात्री ने अपने यात्रा वृत्तांतों में भारत के लिए किस शब्द का प्रयोग किया? तो इंतु शब्द का प्रयोग किया। ठीक है, इंतु शब्द का। उत्कीर्ण लेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो अभिलेख शास्त्र कहा जाता है। उत्कीर्ण लेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो अभिलेख शास्त्र कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? अभिलेख शास्त्र। लिपियों के विकास के अध्ययन को पुरालिपि विद्या कहा जाता है। ठीक है, लिपियों के विकास के अध्ययन को पुरालिपि विद्या कहा जाता है। सर्वप्रथम भारतवर्ष नाम का उल्लेख किस अभिलेख से प्राप्त हुआ है? तो हाथी गुफा अभिलेख से। ठीक है, सर्वप्रथम भारतवर्ष नाम का उल्लेख किस अभिलेख से प्राप्त हुआ है? तो हाथी गुफा अभिलेख से प्राप्त हुआ है। ठीक है, किससे? तो हाथी गुफा अभिलेख से प्राप्त हुआ। प्राचीन भारत का सर्वप्रथम सुनियोजित इतिहास किसने तैयार किया? तो वी.एन. स्मिथ ने तैयार किए थे। ठीक है, किसने? वी.एन. स्मिथ ने। प्राचीन भारत का सर्वप्रथम सुनियोजित इतिहास किसने तैयार किया? तो वी.ए. स्मिथ ने तैयार किए। ठीक है, देखिए इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में बांटा गया है। प्रागैतिहासिक काल, आदिऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। मानव उत्पत्ति से 3000 ईसा पूर्व तक पुरातात्विक साक्ष्य अध्ययन का एकमात्र स्रोत, क्योंकि लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। 3000 से 600 ईसा पूर्व तक लिखित साक्ष्य उपलब्ध है, किंतु अपठनीय है, यानी कि इसे अभी तक कोई पढ़ नहीं पाया है। ठीक है, ऐतिहासिक काल पुरातात्विक एवं साहित्य दोनों प्रकार के साक्ष्य उपलब्ध है। ठीक है, क्या है? दोनों प्रकार के साक्ष्य
उपलब्ध हैं। दोनों प्रकार के साक्ष्य उपलब्ध हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए किन स्रोतों का प्रयोग किया जाता है? तो धार्मिक ग्रंथ, ऐतिहासिक, पुरातात्विक साक्ष्य तथा विदेशी विवरण। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किस विद्वान ने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसपे ने ब्राह्मी लिपि को 1837 ईस्वी में पढ़ा था। कब? 1837 ईस्वी में पढ़ा था। भारत के प्राचीनतम ग्रंथ वेद का संकलनकर्ता किसे माना जाता है? तो महर्षि कृष्ण देवपायन व्यास को माना जाता है। देवपायन वेद व्यास को माना जाता है। भारत के प्राचीनतम ग्रंथ वेदों का संकलनकर्ता किसे माना जाता है? तो महर्षि कृष्ण देवपायन वेद व्यास को माना जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार भारत के प्राचीनतम राज्य कौन थे? तो वैवस्वत मनु थे। कौन थे? वैवस्वत मनु थे। वायु पुराण में किस वंश का उल्लेख है? तो गुप्त वंश का उल्लेख है। वायु पुराण में किस वंश का उल्लेख है? गुप्त वंश का उल्लेख है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र से किस वंश के इतिहास की जानकारी मिलती है? तो मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र से किस वंश के इतिहास की जानकारी मिलती है? तो मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किस ग्रंथ से प्राप्त होता है? कल्पसूत्र से प्राप्त होता है। जैन धर्म का प्राथमिक इतिहास किस ग्रंथ से प्राप्त होता है? कल्पसूत्र से प्राप्त होता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत एक संलग्न गठन है। ठीक है। मत्स्य पुराण किस वंश से संबंधित है? मत्स्य पुराण किस वंश से संबंधित है? आर्य सातवाहन वंश से संबंधित है। मत्स्य पुराण किस वंश से संबंधित है? आर्य सातवाहन वंश से संबंधित है। विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित ग्रंथ है? तो मौर्य वंश से संबंधित ग्रंथ है। विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित ग्रंथ है? तो मौर्य वंश से संबंधित ग्रंथ है। खरोष्टी लिपि किस प्रकार लिखी जाती है? तो दाएं से बाएं की ओर। खरोष्टी लिपि किस प्रकार लिखी जाती है? तो दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है। ठीक है। खरोष्टी लिपि दाएं से। नारद स्मृति से किस वंश के विषय में जानकारियां मिलती है? नारद स्मृति से किस वंश के विषय में जानकारियां मिलती है? तो गुप्त वंश की जानकारियां मिलती है। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक पुस्तक कौन सी मानी जाती है? तो मनुस्मृति मानी जाती है। ठीक है। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक पुस्तक कौन सी मानी जाती है? तो मनुस्मृति मानी जाती है। ठीक है। शुंग काल का मानक ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो मनुस्मृति को कहा जाता है। शुंग काल का मानक ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो मनुस्मृति के। स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी किस ग्रंथ में कहा गया है? तो शतपथ ब्राह्मण में। ठीक है। स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी किस ग्रंथ में कहा गया है? तो शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है। ठीक है। शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है। महाभारत के प्रारंभिक उल्लेख अश्वलायन गृह सूत्र में मिलता है। प्रारंभ में इसमें मात्र 8800 श्लोक थे और इसका नाम जय संहिता था। तो महाभारत का जय संहिता नाम था। इस कुछ समय पश्चात यह बढ़कर 24,000 श्लोक हो गया और भारत नाम से प्रसिद्ध हुआ। अंत में 1 लाख श्लोक होने के कारण इसे शास्त्रीय संहिता या महाभारत कहा जाने लगा। ठीक है। क्या महाभारत कहा जाने लगा? कब? जब 1 लाख श्लोक होने के कारण।
पुरालेख विद्या से क्या अभिप्राय है? शिलालेख का अध्ययन। पुरालेख विद्या से क्या अभिप्राय है? तो शिलालेख अध्ययन। पारावेसस का महानतम अन्वेषक किसे माना जाता है? तो डार्विन को माना जाता है। इब्न